गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीयूष अग्रवाल निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में सॉइल डेवलपमेंट, जिसको हमने दूसरा नाम पीडोजेनेसिस या सॉइल मैचुरेशन, मृदा परिपक्वन भी कहा था। तो मृदा परिपक्वन में हमने इसकी 5 अवस्थाओं के बारे में बात की थी और यह भी देखा था कि मृदा परिपक्वन या सॉइल मैचुरेशन, सॉइल डेवलपमेंट क्या होता है। तो जब चट्टानों का धीरे धीरे क्षरण या अपक्षय होता रहता है तो चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूटती रहती हैं और छोटे छोटे कणों में टूटने के बाद में वे धरातल पर आते हैं। धरातल पर अपने कई सारे जंतु और पादप भी मृत अवस्था में उपस्थित होते हैं या वे मरते भी रहते हैं। तो पादप और जंतुओं के मृत शरीर के भागों को अपने कवक, अन्य जीवाणुओं के द्वारा या छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म या जीवों के द्वारा वे छोटे छोटे भागों में तोड़ दिए जाते हैं तथा उनमें कार्बनिक ऑर्गेनिक पार्ट, अकार्बनिक इनऑर्गेनिक पार्ट्स को मृदा में विलीन कर दिया जाता है। तो उसके बाद में अपना ह्यूमरस का निर्माण होता था। ह्यूमरस निर्माण में भी क्या था कि अपना जो सॉइल फॉर्मेशन था, पीडोजेनेसिस, वो एकदम क्लियर रूप में प्योर या शुद्ध अवस्था में नहीं पाया जाता था। तो उसके बाद में क्या होता कि अपनी मृदा में कई सारी घटनाएं अब घटित होती थी जिससे कि सॉइल या मृदा शुद्ध रूप में अपना निर्माण करती थी। तो उसमें उसकी 5 अवस्थाएं हमने देखी थी अपने सॉइल डेवलपमेंट में। तो पहली अवस्था थी उसमें लैटरीकरण, नंबर दूसरा पढ़ा था अपन ने पौडोसॉलीकरण, नंबर तीसरा पढ़ा था अपन ने कैल्शियन, नंबर चौथा देखा था अपन ने, उसमें क्या हुआ था, कैल्शियम के बाद में सेलिनाइजेशन हुआ था, लवणीभवन हुआ था, अपना लवण आए थे अपने, लवणीभवन हुआ था और लास्ट में अपना था गिलेवन। तो मृदा मैचुरेशन या मृदा परिपक्व की ये 5 अवस्था हो गई, लैटरीकरण, पौडोसॉलीकरण, कैल्शियम और लवणीभवन और गिलेवन। अपन ने पिछली वीडियो में लैटरीकरण के बारे में पढ़ा था कि लैटरीकरण क्या होता है कि मृदा के ऊपर परत होती है, पतली पतली परत होती है और सबसे ऊपरी परत लैटरीकरण के द्वारा बनती है। तो उसमें क्या था कि अपना कई सारे तत्वों के ऑक्साइड्स क्या थे, ऑक्साइड्स आए थे अपने। ऑक्साइड्स क्या थे, वो विभिन्न रूपों में उपस्थित थे, जैसे कि अपना एल्युमिनियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड्स और भी कई ऑक्साइड आते हैं। तो ये ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बारिश के पानी के साथ में ये नीचे की तरफ बह जाते हैं और नीचे ऑक्साइड्स चले जाते हैं। लेकिन अपना एल्युमिनियम ऑक्साइड्स, फेरस ऑक्साइड्स, ये 2 ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो कि मृदा की ऊपरी सतह पर ही उपस्थित रहते हैं, मतलब ये बारिश के पानी के साथ में नीचे बहते नहीं हैं। तो इन एल्युमिनियम ऑक्साइड्स और फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लैटरीकरण की अभिक्रिया होती थी, जिसको हम दूसरा नाम बोल रहे थे लैटरीनाना भवन। और एल्युमिनियम और फेरस ऑक्साइड की प्रेजेंट से ये मिट्टी अपनी लाल और लाल भूरे रंग की भी दिखाई दे रही थी। तो मृदा का जो प्रथम स्तर होता है वो उसमें लाल और लाल भूरा रंग इन एल्युमिनियम ऑक्साइड्स और फेरस ऑक्साइड की प्रेजेंस से पाया जाता था। और हमने एक ये भी देखा था कि लैटरीकरण प्रक्रिया के बाद जिस मृदा का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीसॉल, ऑक्सीसॉल। और यह ऑक्सीसॉल जो मृदा होती है, यह मृदा उपजाऊ क्षमता बहुत कम होती है, उपजाऊ क्षमता इसमें नहीं पाई जाती
है। तो इस प्रकार से प्रकृति में सॉइल मैचुरेशन में लैट्रीकरण की प्रक्रिया होती है। आज हम पौडोसॉलीकरण, कैल्शी भवन, लवणी भवन और गिले भवन को देखते हैं। तो पौडोसॉलीकरण क्या होता है? तो पौडोसॉलीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये ठंडे प्रदेशों में, किसमें? ठंडे प्रदेशों में होती है। और ठंडे प्रदेशों में जहाँ ज़्यादातर बर्फ़ ही रहती है, ठंडे प्रदेश में पाई जाती है। ठंडे प्रदेश में बर्फ़ की ज़्यादा उपस्थिति होती है। वहाँ पर कई सारे अपने कौनधारी, शंकुधारी पादप भी पाए जाते हैं। जब ये शंकुधारी और कौनधारी पादपों की पत्तियाँ नीचे टूटती हैं, गलती हैं, तो यह क्या है, मृदा में विलीन होती हैं। अब वहाँ पर तो क्या है, एक तो बर्फ़ की मात्रा भी ज़्यादा अधिक है तथा ठंड भी ज़्यादा बढ़ती है, तो उनकी पत्तियाँ तथा अपने जीव जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थ, पत्ती व जंतु अवशिष्ट, जिसको अपन जंतु जब मर जाते हैं तो उसके बाद जो उसका शरीर पड़ा रहता है उसे जंतु अवशिष्ट कहते हैं। तो पत्ती और जंतु अवशिष्ट क्या होता है, धीरे धीरे ही गलता है, वह बहुत जल्दी नहीं गलता है। उनमें जो अपने ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवाणु और वह कवक, वो क्या करते हैं, इसको बहुत लंबी प्रोसेस, लंबी प्रक्रिया के बाद में इसको मृदा में विलीन करते हैं, जिससे कि अपना क्या होता है, इन दोनों ऑर्गेनिज्म के अपशिष्ट से जो भी अपने पदार्थ बनते हैं वो बारिश के साथ में क्षारीय पदार्थ, कौन से पदार्थ? क्षारीय, बेसिक क्षारीय पदार्थ तो क्या थे, अपने वर्षा जल के साथ में मृदा के निचले स्तर में यह भी पहुंच जाते हैं। मृदा के निचले स्तर, और मृदा के निचले स्तर में जाने के बाद में क्या होता है कि मृदा का जो ऊपरी स्तर होता है वह अम्लीय पदार्थों की उपस्थिति से अम्लीय गुण भी दिखाता है। मृदा का ऊपरी सतह, अपना जो क्षारीय पदार्थ है वो तो वर्षा के जल के साथ में मृदा के नीचे और भी जाते गए, लेकिन जो अम्लीय पदार्थ होते हैं वह मृदा के ऊपर ही रह गए थे। ऊपर रहने के कारण क्या था, उनमें अम्लीय गुण आ गया था, और अम्लीय गुण होने के कारण वह मृदा अपनी स्पोडोसॉल मृदा कहलाती है। तो पौडोसॉलीकरण के बाद में जो मृदा बनी थी उसको अपन क्या कहते हैं, स्पोडोसॉल मृदा। और अम्लीय पदार्थों की उपस्थिति से जो भी अपनी परत बनती है मृदा के ऊपर, अम्लीय परत बनेगी, उसको अपन बोलेंगे पौडोसॉल। क्या बोलेंगे? पौडोसॉल। और इस पौडोसॉल या अम्लीय परत, इसको दूसरा नाम और भी दे दें अपन, अम्लीय परत। तो इस अम्लीय परत या पौडोसॉलों की अभिक्रिया होने की विधि को ही अपन पौडोसॉलीकरण कहते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब अपने ठंडे प्रदेशों में पत्ती पादपों के अवशिष्ट या जंतु अवशिष्ट आते हैं तो वह क्या होते हैं, लंबे समय तक वह पड़े रहते हैं, क्योंकि उनमें कवक और जीवाणुओं में अपघटन, अपक्षय की क्षमता बहुत कम होती है, जिससे कि वह धीरे धीरे क्षय होते रहते हैं। बाद में क्या होता है, जब बारिश होती है ठंडे प्रदेशों में तो उनमें क्षारीय जो पदार्थ होते हैं वो मृदा के साथ में उनके निचले स्तर में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से अपना क्या होता है कि मृदा का जो निचला स्तर होता है वो तो क्षारीय हो जाता है, लेकिन बाद में अम्लीय पदार्थ जो होते हैं वो मृदा के साथ में ऊपर की परत पे ही पाए जाते हैं, जिससे कि वे अम्लीय गुण को बताते हैं। और जो अम्लीय परत बनती है अम्लीय पदार्थों से, उसको अपन पौडोसॉल कहते हैं। और पौडोसॉलीकरण अभिक्रिया के बाद में जो मृदा बनती है उसको स्पोडोसॉल कहते
हैं। तो यह अपनी पौड़ोसौलीकरण की अभिक्रिया अपने एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में संपन्न होती रहती है। अब यह पौड़ोसौलीकरण की अभिक्रिया कहाँ कहाँ पाई जाएगी? एक तो ये पाई जाएगी अपनी शंकुधारी वनों में। शंकुधारी वन अपने ठंडे प्रदेशों में पाए जाएंगे। तो शंकुधारी वन अपने ठंडे प्रदेश, जहाँ पर अपना हिमालय है और विदेशों में देखें तो ज़्यादातर ठंडे प्रदेश होते हैं, तो उनमें पौड़ोसॉल का निर्माण होता ही रहता है और मृदा स्पोडोसॉल उसमें प्रेजेंट होती है। अब इनकी अनुपस्थिति कहाँ होगी? अपने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अब क्या होगा कि जब क्षारीय पदार्थ वर्षा के साथ में मृदा के निचले स्तर में जाते हैं, तो वहाँ पर जब बारिश होती है तब तो वह क्षारीय पदार्थ मृदा के साथ में नीचे चले जाते हैं, लेकिन जब बरसात होना कम हो जाती है तो यह क्षारीय पदार्थ ऊपर की तरफ आने लगते हैं, और ऊपर की तरफ आने लगते हैं तो इनमें एक बल कार्य करता है, वो है अपना केशिकात्व बल। कौन सा बल? केशिकात्व बल। केशिकात्व बल आप जानते होंगे कि केशिका नली में उत्पन्न होता है, और केशिका नली अपनी कैसी होती है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, अपने बाल से भी पतली नली होती है। उसमें जब ये ऊपर जाता है तो केशिकात्व बल उत्पन्न होने से अपने क्षारीय पदार्थ ऊपर की तरफ आ जाते हैं और अम्लीय पदार्थ नीचे चले जाते हैं। तो पौड़ोसौलीकरण की अभिक्रिया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इस प्रकार से संपन्न होती है। उसके बाद में हम बात करें कैल्शीभवन। कैल्शीभवन में क्या होगा? आप नाम से ही इसको देख रहे होंगे, कैल्शीभवन अर्थात कैल्शियम की प्रेजेंट, कैल्शियम इसमें आएगा, कैल्शियम की उपस्थिति होगी, और कैल्शियम की उपस्थिति से कैल्शीभवन। तो कैल्शीभवन की प्रक्रिया अब कहाँ पर होती है, कौन कौन से अपने एनवायरनमेंट में होती है? तो अपन देखते हैं कि मरोद्भिद पादप या घासीय, जो जहाँ पर घास अधिक होती है, घास वाले पादप जो होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो बारिश होती है, वर्षा, वह बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तथा अब बारिश जब कम होती है, अब पादप भी क्या होते हैं कि पदार्थों की, उनको मिनरल्स की, खनिज लवणों की उनको बहुत आवश्यकता होती है। तो वह क्या करते हैं कि प्रकृति से कैल्शियम जो अपनी मृदा में पाया जाता है, कैल्शियम उसको वह प्राप्त करते रहते हैं मिनरल्स के रूप में, खनिज पदार्थ के रूप में। तो इस प्रकार से कैल्शीभवन की प्रक्रिया में कैल्शियम अपना आता जाता है, तथा घास के पादपों के द्वारा यह कैल्शियम अधिक मात्रा में, किसमें? अधिक मात्रा में भी अवशोषित, मतलब इनकी जड़ों के द्वारा यह सोख लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से मृदा में क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों की क्या होती है? मात्रा बढ़ जाती है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से अपना जो कैल्शीभवन प्रक्रिया है वो घास वाले पादपों में हो रही है, और कैल्शियम इनमें एब्जॉर्ब हो रहा है। कैल्शियम क्या होता है कि घास के पादपों में बहुत आवश्यकता होती है, और यह वातावरण में कैल्शियम चक्र और कार्बन चक्र से इनको दोबारा पुनः प्राप्त कर लिया जाता है, तथा अपनी मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा इससे बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से कैल्शीभवन की प्रक्रिया इसमें संपन्न होती है। अब अपन एक बात और देखते हैं कि कैल्शीभवन जब प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद मृदा बनेगी, उसको अपन क्या नाम देंगे? उसको अपन नाम देंगे मॉलीसॉल। क्या नाम देंगे अपन? मॉलीसॉल।
और इस मौली सोल मृदा में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होगी, तो यह उपजाऊ क्षमता भी रखेगी। और इस प्रकार की मृदा अपने भारत में, इंडिया में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, देहरादून आदि स्थानों पर यह पाई जाती है। तो अपन ने 3 प्रोसेस, लैटरीकरण, पौडोसोलीकरण और कैल्शी भवन की प्रक्रिया को देख लिया था। उसके बाद में हम अपना 4th पॉइंट अपना जो है खनिजीकरण, खनिजी भवन या सैलिनाइजेशन, उसको देखते हैं। तो सैलिनाइजेशन या खनिजीकरण या लवणीकरण किसको कहते हैं अपन, उसको अपन देखते हैं। लवणीकरण बोल दो इसको, या लवणी भवन बोल दो, कुछ भी बोल दो, और इंग्लिश में उसको बोलेंगे अपन सैलिनाइजेशन। अब सैलिनाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ पर होगी? सैलिनाइजेशन अपने वातावरण में, एनवायरनमेंट में मरुद्भिद स्थानों पर, जीरोफाइटिक स्थानों पर, जहाँ पर अपना रेत आदि की मात्रा कम पाई जाती है और बारिश भी क्या है बहुत कम होती है, तो उन स्थानों पर लवणीकरण की प्रक्रिया अपनी संपन्न होती है। तो पहला पॉइंट अपना मरुद्भिद स्थानों पर, जहाँ मरुस्थल अधिक होता है, उन स्थानों पर यह लवणीकरण होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, वर्षा भी कैसी होगी, कम होती है। अब वर्षा जब कम होती है और अपन मरुद्भिद पादपों को भी देखते हैं, तो यह पादप क्या है, दूरी अधिक बनाए हुए रखते हैं, दूरी अधिक पाई जाती है। इन पादपों में क्या होता है कि मरुद्भिद पादप एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ दूरी, कुछ स्थान को छोड़े हुए रखते हैं, जिससे कि क्या होता है कि इन पादपों की जड़ें होती हैं वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं रखें, जिससे कि वो खनिज लवण आदि को प्राप्त करती रहती है। अब क्या होता है कि अपना जब मरुद्भिद स्थानों पर बारिश या वर्षा अधिक होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा, वर्षा जब होती है, वर्षा हुई तो वर्षा होने के बाद में मृदा में पोषक तत्व अपने आते हैं। पोषक तत्वों की मात्रा इसमें बढ़ जाती है और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने से यह पोषक तत्व मृदा में नीचे की तरफ पहुंच जाते हैं और यह उसमें क्षैतिज रूप में, किस रूप में, क्षैतिज रूप में उसमें व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से वर्षा की जब मात्रा कम हो जाएगी और यह अपना क्षैतिज रूप में पोषक तत्व हैं नीचे जब बैठ जाते हैं, तो अपन देखते हैं कि बाष्पोत्सर्जन की अभिक्रिया प्रारंभ होती है। किसकी अभिक्रिया? बाष्पोत्सर्जन। अब बाष्पोत्सर्जन की अभिक्रिया से क्या होगा कि जल में घुले हुए मृदा के पोषक तत्व अपने क्या होंगे, ऊपर की तरफ आ जाएंगे मृदा में। ऊपरी तरफ ये आ जाते हैं। ऊपरी तरफ आने से इनमें क्या होगा, जो पोषक तत्व ऊपर रह गए और पानी का क्या है, बाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। इसे हम क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीलेची। क्या नाम देंगे हम? कीलेची। इस प्रोसेस को हम कीलेची कहते हैं और इस प्रकार से अपनी लवणीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है। तथा अब लवणीकरण या सैलिनाइजेशन प्रक्रिया में जो अपनी मृदा, क्या मृदा या सॉइल जिसको बोलेंगे, उसमें कौन सी मृदा होगी अपनी? एरिसॉल। कौन सी मृदा होगी? एरिसॉल मृदा हम उसे कहते हैं। तो लवणीकरण की अभिक्रिया एक तो मरुद्भिद स्थानों पर हो गई, वर्षा कम वाले स्थानों पर होती है, जिससे क्या होगा कि पादपों में दूरी अधिक पाई जाती है। लेकिन जब मरुद्भिद स्थानों पर वर्षा की मात्रा अधिक हो जाती है, तो
अपने मृदा में पोषक तत्व अधिक हो जाते हैं तथा यह पोषक तत्व बारिश के पानी के साथ में नीचे की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर क्षैतिज व्यवस्था में अपने वेंट्रल पोजीशन में ये होते हैं तथा उसके बाद में जब वर्षा चली जाती है, वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, तो इन पादपों में बाष्पोत्सर्जन होगा, वेपोराइजेशन से क्या होगा कि पानी का बाष्प बनेगा। पानी का बाष्प बनकर अपने पोषक तत्वों जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, अपना कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, ऐसे कई सारे पोषक तत्व मृदा की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। उसके बाद में अपने लवणीकरण की अभिक्रिया संपन्न हो जाती है और इस संपूर्ण अभिक्रिया को अपन एक नाम दे देते हैं, वो है केलेची। क्या नाम देते हैं अपन? केलेची। तो केलेची क्या होता है, कभी कभी 2 नंबर या 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि केलीचीकरण अभिक्रिया कहाँ पर होती है और यह किस प्रकार से संपन्न होती है। तो आपको शॉर्ट में केलीची अभिक्रिया को लिख देना है। तो लवणीकरण अभिक्रिया के बाद में मृदा जो बनी उसको कहते हैं अपन एरिसोल। अब इसके बाद में अपना लास्ट पॉइंट आता है, वो है अपना गिलेवन। कि गिलेवन की अभिक्रिया या गिलेवन की प्रोसेस कैसे होगी और किस प्रकार से अपना सॉइल डेवलप होगा, सॉइल मैच्योर होगा। उसको नाम देते हैं अपन गिलेवन। तो गिलेवन क्या है? तो गिलेवन कुछ नहीं होता है। गिलेवन क्या है? एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है मृदा डेवलपमेंट में। और गिलेवन की अभिक्रिया हमेशा अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में, जहाँ पर कई महीनों तक प्रकाश की मात्रा भी नहीं होती है और अपने बर्फ़ की मात्रा अधिक होती है, तो अत्यधिक ठंडे स्थानों पर यह गिलेवन की अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, मृदा के नीचे की ओर तत्व, अपने पोषक तत्व पाए जाते हैं। मृदा के नीचे पोषक तत्व होने से क्या होगा, ये नीचे की तरफ दब जाते हैं और इन ठंडे स्थानों की ऊपरी सतह पर पीट निर्माण क्या होगा, पीट निर्माण हो जाता है। तो पीट निर्माण होने से ही इसमें गिलेवन की अपनी जो प्रक्रिया है वह पूर्ण हो जाती है और इसे ही अपन गिलेवन कहते हैं। अब गिलेवन की अभिक्रिया में क्या होता है, जो मृदा होती है उसमें फेरस जिसे हम आयरन कहते हैं, तो फेरस की मात्रा इसमें बहुत अत्यधिक होती है। तो इस प्रकार से अपनी सॉइल डेवलपमेंट और सॉइल मैच्योरेशन की 5 प्रोसेस कैल्शी भवन, लवड़ी भवन, पोडोसोलीकरण और गिले भवन, ये सब पूरी कंप्लीट होती हैं। तो अब इसके बाद में हम अगला अपना टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल, सॉइल की मृदा परिक्षेत्रिका, जिसमें हम देखेंगे कि सॉइल किस प्रकार से अलग अलग भागों में होती है, जिसमें कि अपना ए और बी पार्ट आते हैं। ए में अपना A00 पार्ट आता है, उसके बाद में A0 आता है, A1 आता है, A2 स्तर आता है और कहीं जगह A3 स्तर भी पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में अपना B स्तर होता है, फिर C स्तर होता है। लेकिन अपना जो A और B स्तर होता है यह उपजाऊ वाला होता है, C जो होता है वो उपजाऊ वाला नहीं होता है, जिसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।